This conference will now be recorded. कौन कौन सी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनती हैं और कौन कौन सी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। हमने कल कुछ चीजें देखी, जैसे कि हमने कहा कि जब एसेट जिस वैल्यू पे खरीदते हैं उसकी मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस ले लेते हैं। अगर किसी ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट का जिक्र हो, रिबेट भी इसमें एक वर्ड बोला जाता है। रिबेट का मतलब होता है कोई खसूसी रियायत दे देना, ये भी एक डिस्काउंट की ही टाइप है। ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट मिल जाए तो उसको माइनस कर दिया जाता है। फिर हमने ये देखा कि ये किस फॉर्म में हो सकता है। बारगेनिंग करके ले लो, बल्क डिस्काउंट मिल जाए, रेफरेंस बेस पे मिल जाए, कमर्शियली कोई डिस्काउंट हो। मतलब जब हम कोई चीज खरीदते हैं उस वक्त जिस डिस्काउंट का जिक्र होगा उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और हमने साथ ये भी देखा कि कैश डिस्काउंट होता है प्री पेमेंट डिस्काउंट। इसको हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते, ना प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं। और ये पेपर में मोस्टली इस तरह से बताया होता है। एग्जामिनर कहता है कि जनाब अगर आप उस एसेट की पेमेंट विद इन 10 डेज कर दोगे तो आपको मजीद इतना डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि बात अब अगर वो 10 दिनों के अंदर आप पेमेंट करोगे और आपको अगर डिस्काउंट मिल भी जाता है तब भी आप एसेट की कॉस्ट के साथ कोई हेर फेर नहीं करोगे, क्योंकि एसेट की कॉस्ट का हिस्सा कैश डिस्काउंट नहीं होता। ना प्लस करना है ना माइनस करना है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस या अनएडजस्टेबल टैक्सेस का जिक्र होगा तो वो एसेट की कॉस्ट में का हिस्सा बन जाएगा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। और अगर इन केस रिफंडेबल टैक्सेस होंगे तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। मतलब वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, ना उसमें प्लस किया जाता है ना उसको माइनस किया जाता है। और वो टैक्सेस की मुख्तलिफ फॉर्म होती हैं। वो इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से कह सकता है, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, फेडरल ड्यूटी, किसी भी नाम से बता सकता है। हाँ, जो इनकम टैक्स है वो हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते, क्योंकि वो इनकम पे लगता होता है, वो एसेट की खरीदने पे नहीं लग रहा। उसके बाद हमने सीखा कि ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस होते हैं, जिसे हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी कह सकते हैं, फ्रेट चार्जेस भी कह सकते हैं, ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा हमेशा बनते होते हैं। फिर हमने सीखा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और इंश्योरेंस फॉर द ईयर। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का लफ्जी मतलब ये होता है कि हमने जब एसेट खरीदा तो जो रास्ते में लाने की इंश्योरेंस करवाई जाती है, यानी हमारी साइट पर पहुंचने से पहले पहले, उसको इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कहा जाता है और वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनती है। और जो इंश्योरेंस फॉर द ईयर मतलब साइट पर पहुंचने के बाद तब जो इंश्योरेंस करवाई जाती है वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। फिर हमने लास्ट में लिखा था साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन का लफ्जी मतलब बना कि जिस जगह पर हमने अपना वो एसेट इंस्टॉल करना है उस जगह को प्रिपेयर करने का खर्चा भी एसेट की कॉस्ट में
ऐड होता है, मतलब डेबिट एसेट होता है, एसेट बढ़ रहा होता है ना इन अमाउंट से। चलें जनाब, फिर साइट प्रिपरेशन से आगे फर्दर इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन का वर्ड भी आ सकता है, इरेक्शन का वर्ड भी आ सकता है, इंस्टॉलेशन या इरेक्शन चार्जेस मतलब एसेट को इंस्टॉल करना, वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस के बाद असेंबली एक्सपेंसेस या असेंबली चार्जेस, ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। वही कल वाले 2 पेज आगे हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, असेंबली चार्जेस का मतलब क्या किसी को पता है? असेंबली चार्जेस कौन से होते हैं? असेंबली चार्जेस का किसी को आइडिया है? सर उसके पार्ट्स को जो लादा होते हैं उनको जोड़ने के चार्जेस होते हैं। हाँ जी, गुड। जब बाहर से हम कोई एसेट मंगवाते हैं ना, तो वो पार्ट्स की सूरत में आता है, और जब वो हमारे पास पहुंच जाता है हम उसको असेंबल करते हैं। प्रॉपर असेंबल करने की कंपनीज होती हैं। तो किसी भी एसेट को जब असेंबल किया जाता है तो उसकी असेंबली के जो चार्जेस होंगे वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद है हैंडलिंग चार्जेस। और एक होता है मिस हैंडलिंग चार्जेस। हैंडलिंग चार्जेस को क्या करेंगे? हैंडलिंग चार्जेस मतलब कि आप जब एसेट ला रहे हो तो उसको प्रॉपर एक तरीकाकार से लाया जाएगा ना। ऐसे तो नहीं है कि आप सर पे उठाओगे और लेकर आ जाओगे। एक तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है और एक उसके हैंडलिंग चार्जेस है। मतलब अगर आप कोई शीशे की चीज लेकर आ रहे हो तो उसके लिए आप कुछ और भी साथ करना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई नाजुक सी चीज टूटने वाली है, जल्दी टूटने वाली है, तो उसको आप प्रॉपर अपने पास यानी अपनी साइट पर लाने के लिए कि उस पे कोई स्क्रैच ना पड़ जाए या वो टूट ना जाए, उसके लिए आप कोई और इंतजाम भी करते हो। तो जो और इंतजाम कर रहे हो उसको हम कहते हैं हैंडलिंग चार्जेस, और वो भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। फिर मिस हैंडलिंग चार्जेस क्या हुआ? मिस हैंडलिंग चार्जेस का मतलब यह है कि जो हमने कोई गलती कर दी एसेट को लाने के लिए। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक ट्रक से अपना एसेट नीचे उतार रहे थे, तो उस एसेट में एक शीशा इस्तेमाल होता है, वो टूट गया आपकी गलती से। उसे कहते हैं मिस हैंडलिंग चार्जेस। क्या कहा जाता है? मिस हैंडलिंग चार्जेस। और मिस हैंडलिंग चार्जेस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते। या एक दफा पेपर में सवाल आया हुआ है कि आपने एक मशीन खरीदी और उस मशीन को एक टेबल के ऊपर रख दिया और टेबल टूट गया। मशीन को आपने टेबल के ऊपर रखा और टेबल टूट गया और टेबल की कॉस्ट थी 1000 रुपए। अब 1000 रुपए का नुकसान तो हो गया, वो अभी मशीन की वजह से। क्या ये मशीन का कसूर था? नहीं। हमें पता होना चाहिए था कि फर्नीचर के ऊपर हमने वो एसेट नहीं रखना, तो वो फर्नीचर की कॉस्ट हमारे अदर एक्सपेंस में आएगी, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी।
प्रॉपर हैंडलिंग के लिए अगर आपका खर्चा होता है तो एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। मिस हैंडलिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो एसिड की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। ओके की बात। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय arise due to construction या installation of an asset। लो जी, एक बात याद रखनी है, कंपनी के एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है या उसकी जो कॉस्ट होती है वो कभी भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती, कभी भी। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो जॉब कर रहे होते हैं लोग, अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो वो जो जॉब कर रहे हैं ना, वैसे ही उनकी जो हम सैलरी वगैरह पे कर रहे हैं वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। हाँ, अब अगर जरा गौर फरमाए, वो कहता है कॉस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय अराइज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन ऑफ एन एसेट। एसेट की कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन पर हमारे एम्प्लॉय की जो अलग से कॉस्ट बनेगी वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। नॉर्मली नहीं होती, सिर्फ आप याद रखें जब वो कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन का जिक्र करेगा कि उसकी वजह से हमारे एम्प्लॉय की कुछ कॉस्ट रेज हो रही है, सिर्फ वो कॉस्ट ऐड करेंगे, सारी कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक मैनेजर काम कर रहा है, आपने कहा कि जनाब, मैनेजर को कहा कि आपने ना ये एसेट इंस्टॉल करवाना है, इसकी प्रॉपर सुपरविजन करनी है, हम आपको 5,000 रुपया आपकी सैलरी से एक्स्ट्रा देंगे। सपोज दैट उसकी सैलरी 40,000 है और हम अब इस साल उसको, इस महीने उसको हमने 45,000 दे दिया, तो मेरे भाई 5,000 एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, 40,000 एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। वो सैलरी नहीं आएगा, सैलरी एक्सपेंस में आएगा, लेकिन एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। उसके बाद प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं, वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। प्रोफेशनल चार्जेस, अब प्रोफेशनल चार्जेस होते क्या है, आप जरा गौर करें। आपने एक जगह एसेट इंस्टॉल करना है, आपने तो इंस्टॉल नहीं करना ना, प्रॉपर कोई एक्सपर्ट बंदा बुलाओगे जो उसको इंस्टॉल करवा सकता है, तो वो जो एक्सपर्ट के एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपकी एसेट के कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। या आपने एक गाड़ी खरीदनी है, आपको पता है जब आपका सीए कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह हो जाए जल्द अज जल्द, जब सीए कंप्लीट होता है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे पहली ख्वाहिश गाड़ी होती है, सबसे पहली ख्वाहिश। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना कोई माठे से माठा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसको गाड़ी जरूर मिल जाती है। एहसन भाई का एक छोटा सा मैसेज मिला है कि बीवी भी ये ख्वाहिश होती है। नहीं एहसन भाई, जब आपका सीए पूरा हो जाएगा वो ख्वाहिश खत्म हो जाती है, वो टेंशन न लें आप। तो जब आप गाड़ी खरीदने जाओगे, सारी जिंदगी आपने बाइक पे धक्के खाए होते हैं,
आपको सिर्फ बाइक का ही पता होता है, गाड़ी के बारे में तो पता नहीं होता। तो आप एक एक्सपर्ट बंदा बुलाते हो ताकि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हो, वो एक्सपर्ट बंदा कमीशन लेता है। तो वो जो कमीशन है वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाए। या एक आर्किटेक्चर है, वो बंदा आपको बताता है कि आपने एसेट कैसे इंस्टॉल करना है, किस रुख रखना है, किस जगह पर करना है। वो उसको जो आप एक्सपेंसेस पे करोगे, उसकी जो फी पे करोगे, वो भी प्रोफेशनल चार्जेस होंगे, वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। ओके होगी बात। उसके बाद एक और एक्सपेंसेस की मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बाहर से जब आप कोई चीज मंगवाते हैं तो कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो वहां से गुड्स या वो एसेट क्लियर करवाते हैं, यानी सारी चीजें आपको क्लियर करवा के देते हैं, आपको नहीं पता होता। जब बाहर से आपका अगर रूटीन का बिजनेस है तो फिर तो शायद आपने अपने ही बंदे रखे होंगे, लेकिन अगर आपने अपने बंदे नहीं रखे तो एक प्रोफेशनल बंदा आप वहां से हायर करते हो, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज क्लियर करवाता है और आप उसको जो चार्जेस पे करते हो वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनती है। ओके होगी बात। आदिल का मैसेज मिला कि सर 24th को क्या कॉलेज खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। और मेरे भाई उन्होंने कहा है कि 5% से केस जो कम वाले इदारे हैं, इजला हैं, वो खुलेंगे। तो लाहौर में 8% रेट है अभी। और ये कहना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट के बारे में कभी गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस मामले में हमारी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन नजर नहीं आ रही। अब 5% का मतलब ये हुआ कि अगर एक इस जिले में 5% से कम है तो ठीक है, कॉलेज ओपन हो गए। लेकिन अगर अगले हफ्ते 5% से ज्यादा हो गए तो क्या कॉलेज फिर बंद हो जाएंगे? तो जो स्टूडेंट्स बेचारे हॉस्टल्स में रहते हैं उनका क्या कसूर है? वो वहां पर एडवांस देते हैं, वहां पर अपने महीने के एक्सपेंसेस एडवांस में देते हैं, तो क्या उनका फिर वो जाया? फिर वो घर चले जाएं, 2 दिन इधर 2 दिन घर। मतलब इनको कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। ये कोई परसेंटेज वाला कोई एक, ये कोई बेंचमार्क नहीं था। इन्हें एसओपी सख्त से सख्त करने चाहिए थे, और अगर खोलने दे सारे ओपन कर देते, नहीं खोलने तो फिर कोई भी ना खोले। तो अब 7 जून तक इंतजार करो। जब 7 जून आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। तो 7 जून तक तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। खोल तो देंगे अब, लेकिन अब वो उनकी सबकी यही कोशिश है कि एज अर्ली एज पॉसिबल सारे वैक्सीनेशन करवा लें। और मुझे लगता है एक दिन उन्होंने ये कहना है कि हर बंदा वैक्सीनेशन करवाए। एक स्टूडेंट का मैसेज मिला है कि सर अगर एसेट में पहले से ही डिफॉल्ट हो तो उससे हैंडलिंग चार्जेस में आएगा या नहीं? पहले से अगर डिफॉल्ट होगा, वो तो उसकी पहले ही, उस डिफॉल्ट को अगर खत्म करवाओगे इस्तेमाल करने से पहले, तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। उसके बाद ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने लगा हूं, वो आपने जरा ध्यान से देखना है कि अगर आप अपने जो इस्तेमाल करने वाले स्टाफ है, स्टाफ को ट्रेन करवाते हो, जिसे कहते हैं स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। एक बात आपने याद रखनी है, जो स्टाफ को ट्रेन करवाने पे कॉस्ट लगती है एसेट इस्तेमाल करने के लिए, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते होते। पेपर में इसने कई दफा स्टूडेंट्स को धोखा दिया है। वो लिखता क्या है कि हमने एक नया सॉफ्टवेयर खरीदा है, उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमने अपने स्टाफ को ट्रेन करवाया, स्पेशली उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए, और स्टाफ को ट्रेन करने पे 10,000 कॉस्ट आ गई। तो अक्सर लोग वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना देते हैं, जो कि गलत होता है।
स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट किसी भी सूरत में एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। ये उस जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, तो स्टाफ की ट्रेनिंग पर जो भी खर्चा आएगा उस एसेट को चलाने के लिए स्पेशली भी हो, तब भी वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। डन होगी बात। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस जितने भी आएंगे वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। लीगल एक्सपेंस में मोस्टली आता क्या है? डॉक्यूमेंटेशन फी होती है, या रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी इसको कहते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस, या इसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एलसी चार्जेस। ये सारे के सारे एक तरह के लीगल चार्जेस होते हैं। अब जो डॉक्यूमेंटेशन फी है या रजिस्ट्रेशन फी है, तो वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनती है। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं ना, या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक बैंक में अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। बैंक में अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, और वो बैंक हमारी एक गारंटी देता है, एक तरह का वो एक जामिन बन जाता है हमारे दरमियान और हमारे सप्लायर या कस्टमर के दरमियान। तो उसके लिए वो हम वहां से डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और वहां पर पैसे दे देते हैं, यानी वो एक तरह का एजेंट बन जाता है हमारे दरमियान। और वो जो एक अकाउंट ओपन करता है उसका नाम रखा जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट, और उसके जो चार्जेस होंगे वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। और इन तमाम एक्सपेंसेस को आप लोग ये भी कह सकते हो इनिशियल अडॉप्टेशन। इनिशियल अडॉप्टेशन मतलब एसेट को इनिशियली अडॉप्ट करने पर जो जो खर्चे आ रहे होते हैं वो हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। आशिर खान कहता है कि सर जी एलसी रिपीट कर दें। एलसी स्टैंड फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। और ये कब क्या होता है कि जब हम बाहर से कोई एसेट मंगवाते हैं तो एक बैंक इन्वॉल्व होता है, हम बैंक को सारे पैसे पे कर देते हैं और वो बैंक हमारे सप्लायर को पैसे पे करके उससे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेता है। और जैसे ही एसेट हमारे पास पहुंचता है वो हम एसेट्स भी वहां से ले लेते हैं, और एसेट्स के साथ साथ हम वो अपना डॉक्यूमेंट्स बैंक से जाकर रिसीव कर लेते हैं। तो इस सर्विसेज के बदले जो बैंक हमसे पैसे लेता है उसे हम कहते हैं एलसी चार्जेस। उसके बाद साथ ही आप दूसरे पेज पे भी लिखो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। एक होता है इनिशियल अडॉप्टेशन। इनिशियल अडॉप्टेशन एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होते हैं, और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते। ऑपरेटिंग लॉसेस का मतलब ये है कि शुरू में जब हम एसेट इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें क्योंकि अभी हम एक्सपर्ट भी नहीं होते, हमारे एसेट की चीजों की अभी तक उतनी डिमांड भी नहीं होती,
हम अगर फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो सारे जो एक्सपेंसेस आते हैं या लॉसेस आते हैं वो हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस मतलब हम ये भी कह सकते हैं इसको लेस कैपेसिटी यूज्ड, लेस कैपेसिटी ऑफ एसेट यूज्ड मतलब अभी हम अपना एसेट को पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो जिसकी वजह से अभी हमें फायदा भी नहीं हो रहा पूरी तरह, तो वो जो नुकसान हो रहा है वो हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। या शुरू में जब इनिशियली आप ऑपरेट करते हो अपने एसेट को तो तब हमें कोई नुकसान हो रहा है तो वो हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। एक शख्स ने मुझे मैसेज किया जब मैंने लिखा लीगल एक्सपेंसेस तो उसने लाइसेंस के बारे में कहा। तो मेरे भाई जो लाइसेंस के एक्सपेंसेस होते हैं ना वो हमारा एक एसेट होता है जिसे इनटेंजिबल एसेट कहा जाता है, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। ये बात याद रखें क्योंकि लाइसेंस होता है किसी चीज को इस्तेमाल करने का राइट लेना। अब सपोज दैट जब आप एक बाइक खरीदते हो तो बाइक के साथ लाइसेंस नहीं खरीदते हो, लाइसेंस एक और फॉर्मेलिटी है। और अगर वो बाइक बेच दो तो साथ आप कभी भी लाइसेंस नहीं बेचते। लाइसेंस की एक अपनी लाइफ होती है, वो बिल्कुल सेपरेट होती है किसी भी एसेट से। तो अगर आपने कोई लाइसेंस बनवाया है उस एसेट को इस्तेमाल करने के लिए तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। और अगर आपने कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एग्रीमेंट किया है, रिपेयर और मेंटेनेंस करवाते रहते हो, एक बंदे ने कहा है कि सर लेस कैपेसिटी का बता दे। लेस कैपेसिटी का मतलब ये होता है मेरे भाई कि आपने एसेट शुरू में फुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और जिससे हमें फिर फायदा भी पूरा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो वो हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। लाइसेंस का खर्चा भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता, वो एक अलग चीज होती है। अब जरा गौर फरमाए रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर आप अपने एसेट को रिपेयर और मेंटेन करवाते रहते हो ड्यूरिंग द ईयर, उसकी जब तक आप इस्तेमाल करते हो, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। अब एक लिखे नोट, पहले सुने फिर लिखना। अगर आप लोग कोई सेकंड हैंड चीज खरीदते हो, उसको इस्तेमाल करने से पहले कोई रिपेयर और मेंटेनेंस करवाते हो तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। दोबारा सुने, जो नॉर्मली रूटीन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही होगी एसेट्स की, वो एसेट्स की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ये बात आपने लिखी। और अगर आपने कोई सेकंड हैंड एसेट खरीदा है और सेकंड हैंड एसेट को इस्तेमाल करने से पहले अगर रिपेयर और मेंटेनेंस करवाते हो तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। बात समझ लगी? आप नोट करके लिख लें क्योंकि वो ऐड करना है। इफ repair and maintenance expenses incurred on second hand asset before its use
तो वो एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। वो एक्सपेंसेस एसेट्स की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। डन होगी बात। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस हैं जो एसेट की कॉस्ट का कभी हिस्सा नहीं बनते, जैसा कि वारंटी एक्सपेंसेस अगर वो बता दे, वो भी आपने एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाने। अगर वो कह दे रीलोकेशन एक्सपेंसेस, ये पेपर में आया हुआ है CFAP के अंदर। रीलोकेशन का मतलब क्या होता है, ये जरा गौर से सुन लीजिएगा कि आपने एसेट को इंस्टॉल किया, किसी वजह से आपको वहां पर किसी और जगह पर एसेट इंस्टॉल करना पड़ गया, वहां से रिमूव करके किसी और जगह पर दोबारा इंस्टॉल किया, उसकी आपने लोकेशन चेंज कर दी, तो दोबारा जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आएंगे वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वो हम जाकर एक्सपेंसेस में लिखेंगे। दोबारा सुनिएगा कि अगर एसेट की कॉस्ट में हम इंस्टॉलेशन चार्जेस जब ऐड कर देते हैं, लेकिन अब किसी वजह से हमें एसेट की लोकेशन चेंज करनी पड़ रही है, दोबारा साइट प्रिपरेशन कॉस्ट आएगी, दोबारा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस आएगा, तो स्टैंडर्ड हमें कहता है कि जब आप एसेट को रीलोकेट करोगे ना, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। डन होगी बात। उसके बाद एक और चीज लिखें जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा फैसिलिटी। ये ना हम जो नाम लिख रहे हैं एज इट इज, ये नाम नहीं आएंगे पेपर। जो हम बोल के एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसको गौर से सुनो, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा फैसिलिटी होता क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियों के पीछे वो एक खास जुमला लिखा होता है, और उस जुमले के ऊपर जो एक्सपेंसेस आते हैं ना, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। जैसे अक्सर लिखा होता है, ये सब माँ की दुआ का सिला है। वो जो आपने एक्सपेंसेस दिए लिखवाने के, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। या अगर कुछ लोग नई बाइक खरीदते हैं, बाइक खरीदने की कॉस्ट, उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, नंबर लगवाने की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। लेकिन सपोज दैट अब्दुल्ला भाई ये चाहते हैं कि जब भी वो अपनी गली से गुजरे, इर्द गिर्द लोगों को पता तो चले, तो वो एक स्पेशल टाइप का हॉर्न लगवा लेते हैं। वो जो स्पेशल टाइप के हॉर्न पे कॉस्ट लगेगी, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, वो कंपलसरी नहीं था। वो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, वो कंपलसरी नहीं है। ओके होगी बात। चलें जी। उसके बाद एक बंदा कह रहा है कि सर मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा फैसिलिटी में आएगा या नहीं। मॉडिफिकेशन के बारे में हम आते हैं, अभी मॉडिफिकेशन के बारे में भी हम आते हैं। उसके बाद आप देखें, सेल प्रमोशन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो, सेल प्रमोशन कहते हैं एडवर्टीजमेंट करना। सेल प्रमोशन कॉस्ट का मतलब क्या है? एडवर्टीजमेंट करना। कोई अपने एसेट की आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। उसके बाद कोई सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ रहे हैं, वैसे ये इसमें आता नहीं होता, लेकिन ऐसे ही वो लिख दे
जर्नल एंड एडमिन ओवरहेड नहीं आते होते, जर्नल एंड एडमिन ओवरहेड्स ये भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। जर्नल एंड एडमिन ओवरहेड्स एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। अब आ जाओ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट, एक बंदा कहता है कि सर ये क्या होते हैं? जर्नल एंड एडमिन ओवरहेड का मतलब ये होता है कि जो आप अपने ऑफिस के अंदर खर्चे कर रहे हो, ऑफिस में अगर आपका कोई खर्चा हो रहा है और ऑफिस के अंदर जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो एडमिन खर्चों में आते हैं, वो या नॉर्मल जो हमारे खर्चे ऑलरेडी हो रहे होते हैं, हम उसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। अब दो तीन चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसको जरा गौर से लिख लीजिएगा, जो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनती हैं। हम उसे कहते हैं टेस्ट रन कॉस्ट, टेस्ट रन कॉस्ट, या इसे कहते हैं ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट। टेस्ट रन कॉस्ट या ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट। पता है इसे क्या होता है? कि जब आप एसिड इंस्टॉल कर लेते हो तो एक दफा उसका ट्रायल लेते हो या टेस्ट करते हो। कहते हैं जो टेस्ट करने पे कॉस्ट आती है वो एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बना लेते हैं। जो टेस्ट करने पे ऊपर कॉस्ट आई है उसको एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन अगर वो जो आपने ट्रायल प्रोडक्शन की अगर ऐसे आते हैं वो उससे नेट को बेच तो कहते हैं कर लिए जाते हैं, मतलब लेस एनी मतलब आपका खर्चा हुआ 700 रुपया, जो उससे चीजें बनी वो आपने 300 की बेच भी दी, तो स्टैंडर्ड कहता है कि सिर्फ 400 के एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। टेस्ट रन कॉस्ट या ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनती है, बट नेट ऑफ सेल प्रोसीड। ओके की बात, मोस्टली वो नेट करके ही दे देता है। एक बंदे ने कहा है इफ्तिताह करने पे जो कॉस्ट आई है, वो मेरे भाई अगर आप अपने एसेट खरीदने पे किसी को कोई पार्टी पूटी दे देते हो, किसी को जंबो शंबो पिला देते हो, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। अगर आप कोई पार्टी वगैरह करते हो, आप कोई खैरात वगैरह कर देते हो, आप कोई खुशी में कुछ कर देते हो एसेट खरीदने पे, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, ये टेस्ट रन कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने, यस सीधी सी बात है, आपने एक मशीन इंस्टॉल कर दी है, आप उसको एवं ही चलाना शुरू कर दोगे या उसको पहले टेस्ट करोगे? आपने एक मशीन इंस्टॉल कर दी है तो टेस्ट करना पड़ेगा ना, और टेस्ट करने पे खर्चा भी आएगा। वो कहता है जितना टेस्ट करने पे खर्चा आएगा वो एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। और हां, अगर जो आपने टेस्ट करते हुए जो चीजें प्रोड्यूस कर ली, बना ली, उसको बेच के अगर पैसे आए हैं तो वो कहता है वो फिर माइनस करके लिख दो कि आपने सपोज दैट एक मशीन लगाई है जिससे रिमोट बनते हैं, रिमोट कंट्रोल। अब टेस्ट करने पे 700 रुपया खर्चा आया और आपने जो वो रिमोट कंट्रोल बनाए वो 700 रुपया 300 रुपया के बिक भी गए, तो फिर हम क्या करेंगे, 700 में से 300 माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो एसिड की कॉस्ट में ऐड करेंगे। जो आपने अपने एसेट के कंप्लीट होने के ऊपर कोई पार्टी वगैरह दे दी,
वो पार्टी वगैरह के एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। किसी भी टाइप के एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, तकवा का मैसेज आया कि सर कोई एसेट का पार्ट अगर बेच दें, मेरे अभी तो हम खरीदने की बात कर रहे हैं, इंस्टॉल कर लें फिर बेचने की बात भी करेंगे, अभी सिर्फ खरीदने की बात कर रहे हैं। ओके की बात। और अगर कोई पार्टी वगैरह दे रहे हैं आप उसके ऊपर इंस्टॉलेशन या किसी भी किस्म के, एक मिनट मैं कॉल ले लूं, वो कॉलेज से कॉल आ रही है। हाँ जी जनाब, अगर आपने कोई पार्टी वगैरह दे दी है अपने स्टाफ को, या वैसे ही कुछ लोग एक बिरयानी की देग बनवा देते हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। डन होगी बात। एक मैसेज आया है कि मैसेज तो बहुत ही अजीब अजीब आए हुए हैं, लेकिन मैं वही आपको पढ़ के बता देता हूं जो रिलेटेड है कि सर टेस्ट रन इनिशियल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं हो गए। बिल्कुल इनिशियल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और चीज है, वो वहां पर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस लिखा हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखा हुआ था। ठीक है। एक बंदे ने कहा कि जब हम रेस्टोरेंट खोलते हैं, रेस्टोरेंट में तो बहुत ज्यादा एसेट्स होते हैं तला, बहुत ज्यादा एसेट्स होते हैं। ठीक है। और सैयद वजाद का है कि 24 को कॉलेज ओपन हो रहे हैं। नहीं मेरे भाई, लाहौर के केसेस 5% से ज्यादा हैं, तो लाहौर में अभी 7 जून तक कोई कॉलेज ओपन नहीं हो रहा। जब तक वो कहते हैं कि जी 5% तक केस होंगे, और लाहौर के मैंने कल रिसेंटली चेक किए हैं वो 8% है, इसलिए परेशानी ना लें। चलें जी, उसके बाद आए वापस खत्म करें इसको। ट्रायल प्रोडक्शन हमने सीखा कि ट्रायल प्रोडक्शन पर जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। ठीक होगी बात। उसके बाद एक और एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं, वो जरा ध्यान से सुन लें। वो होते हैं, उसे हम कहते हैं डिसमेंटलिंग एक्सपेंसेस। डिसमेंटलिंग चार्जेस ये होते क्या हैं? कॉस्ट ऑफ restore the site after life of an asset. डिसमेंटलिंग चार्जेस क्या होते हैं? डिसमेंटलिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं कि जनाब जब एसेट आपका 10 साल बाद या 5 साल बाद उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी,
तो आपने इस एसेट को यहां से रिमूव करना है, तो आज ही उसके रिमूवल के एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट में ऐड करने पड़ते हैं। आज ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि 10 साल बाद सपोज दैट 50,000 खर्चा आएगा एसेट को यहां से रिमूव करने का, तो वो जो कॉस्ट ऑफ रिमूवल द एसेट होगा वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। ओके की बात? ये होता एस्टिमेटेड है, और कभी कभी हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी लेनी पड़ती है। उसके बाद दूसरी साइड पर आ जाए, एक आ जाते हैं डैमरेज एक्सपेंस। डैमरेज एक्सपेंसेस का मतलब सुन ले। डैमरेज एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जब हम बाहर से कोई एसेट मंगवाते हैं ना, वो हमें एक टाइम देते हैं कि अपना एसेट इस डेट को ले जाना। वो हमें एक टाइम देते हैं कि इस डेट को आप अपना एसेट उठा के ले जाना, और अपने वो जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो क्लियर करना, सेल टैक्स ड्यूटीज वगैरह। अगर हम लेट हो जाएं तो वो लेट होने के एक्सपेंसेस को कहते हैं डैमरेज एक्सपेंसेस। तो कहते हैं कि वो डैमरेज एक्सपेंसेस जो हैं वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। एक शख्स का मैसेज आया कि सर जो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्वेश्चन आता है तो जो इग्नोर कर रहे हैं उसका क्या करेंगे? उसका कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ये लिख देंगे नोट देकर के ये डायरेक्ट हिस्सा नहीं है कॉस्ट का। वो सवाल में मैं आपको बताऊंगा। ओके होगी बात? तो डैमरेज एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। ओके होगी बात? तो फिलहाल हम इसको यहां पर छोड़ते हैं कि अगर कोई एक दो एक्सपेंसेस मजीद भी अगर कोई डिस्कस होते हैं, वो हम आपने एक एक दो दो लाइनें लिख लेनी है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि डिलीवरी एक्सपेंसेस तो हमने लिख दिया है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो। डिलीवरी एक्सपेंसेस तो हमने लिख लिया है, वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होते हैं। फिर एक दफा मुझे बताने दो जो पहले आंसर आए हुए हैं। अमन ने कहा है कि वारंटी एक्सपेंसेस के बारे में बता दें। वारंटी एक्सपेंसेस लिखे होते हैं क्वेश्चन के अंदर। वारंटी का मतलब ये होता है कि हम किसी को वारंटी दे देते हैं या हमें कोई वारंटी दे रहा होता है रिप्लेसमेंट के केस में, तो उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़ते हैं, और वो क्वेश्चन में वारंटी लिखा होता है। अब्दुल्ला जाहिद कहता है कि एक्स्ट्रा फैसिलिटी बता दें। अब्दुल्ला भाई, मैंने बताया था कि अगर हम एसेट्स को खुद खूबसूरत बनाने के लिए कोई अपनी मर्जी की पेंटिंग करवा दे, ऊपर कोई नाम लिखवा दे, तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है ना। या कोई स्पेशल किस्म का, मैंने कहा गाड़ी में हारन लगवा लो, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। शिपमेंट करवाना था एसेट और टिकट कैंसिल हो जाए, और ये कैसी बातें कर रहे हो, कोरोना की बातें करने लग गए हो। और फिर फैजान का सवाल है कि सर ये प्रॉपर्टी की मेजरमेंट के लिए कॉस्ट में ऐड होने वाली हैं या लेस होने वाली चीजें पढ़ रहे हैं? हम दोनों पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इग्नोर होने वाली और ऐड होने वाली, इग्नोर होने वाली और ऐड होने वाली। कि इग्नोर कौन सी करेंगे, और ताहा कहता है हैंडलिंग चार्जेस क्या होते हैं, और डैमरेज एक्सपेंसेस के बारे में। आप किधर चले जाते हो? मैं प्रॉपर एक टाइम लगाकर एक्सप्लेन कर रहा हूं और बड़े इजी वे में। इसका मतलब है आप मेंटली तौर पर या फिजिकली भी कहीं आगे पीछे चले जाते हैं। अब सुने जरा, डिसमेंटलिंग चार्जेस होते हैं कि जब आपने अपने एसेट को उसकी लाइफ के बाद वहां से रिमूव करना है,
तो जो एसिड को रिमूव करने का खर्चा आएगा, जो एसिड को रिमूव करने का खर्चा आएगा 10 साल बाद या 5 साल बाद, वो भी एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। और जो डैमरेज एक्सपेंसेस होते हैं, अगर हम अपना एसिड वहां सी पोर्ट से लाने में लेट हो जाते हैं, तो उसके लिए वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, तो उसको कहते हैं डैमरेज एक्सपेंसेस। वो एसिड की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि इसमें एक दफा आप जल्दी जल्दी से, तेजी से अपने जो आपने लिखा हुआ है उसको गो थ्रू करें, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से जो आपने लिखा हुआ है वो उसको एक दफा गो थ्रू कर लें, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। जी जल्दी कर लें जरा। हो गया? चलो जी, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक एग्जांपल है, ये देखते हैं, और ये आपकी असाइनमेंट में है। आज आपको ये असाइनमेंट भेज भी दूंगा मैं, ताकि आप वो सवाल कर सको। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ें। A company has purchased a large item of plant. Following costs were incurred. List price of the machine 1 million. यानी मशीन की जो प्राइस है वो 1 मिलियन है। ट्रेड डिस्काउंट गिवन 50,000, ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद डिलीवरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट को कहते हैं, ये हम एसिड की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। आर्किटेक्चर फीस मतलब प्रोफेशनल फीस। आर्किटेक्चर वो प्रोफेशनल होते हैं जो हमें बताते हैं मशीन को इंस्टॉल कैसे करना है। एडमिन एक्सपेंसेस, ये हम एसेट की कॉस्ट में ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, बल्कि इग्नोर कर देंगे। ये हम अदर एक्सपेंसेस में जाकर लिखेंगे, प्लांट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद उसने लिखा हुआ है टेस्ट रन कॉस्ट। टेस्ट रन कॉस्ट 75,000, ये भी एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। फिर आगे जरा गौर फरमाए, नीचे आ जाएं। द टेस्ट रन कॉस्ट वाज इंश्योर दैट द एसिड वाज इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग करेक्टली। Items of inventory were produced during the test run. These had a sale value 10,000. तो हम 675 में से 10,000 माइनस करके 65,000 एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा था टेस्ट रन कॉस्ट माइनस, अगर उसमें से जो चीज बनने वाली है वो जितने की सेल होगी वो नेट कर देंगे। फिर आगे देखें, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल हैव ग्रांटेड द कंपनी अ लाइसेंस टू ऑपरेट द एसेट ऑन कंडीशन दैट द कंपनी विल रिमूव द एसेट and return the site to its former condition at the end of the asset's life. The company has recognized 250,000 in respect of clearance cost. ये 2,50,000 क्या एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा या नहीं?
ये 2,50,000 डिसमेंटलिंग कॉस्ट की बात कर रहा है वो। कि जो एसेट लाइफ के बाद रिस्टोर होने पे खर्चा आएगा। ओके होगी बात। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें जनाब, आपकी 1 मिलियन में से 50,000 माइनस करके लिखा 9,50,000। डिलीवरी एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन, आर्किटेक्चर फीस, डीकमीशनिंग भी कहते हैं, डिसमेंटलिंग को डीकमीशनिंग भी कहते हैं, और टेस्ट रन कॉस्ट। तो हमारे पास ये है एसेट की कॉस्ट जो हमने एसेट डेबिट करना है। इस अमाउंट से हम अपना एसेट डेबिट करेंगे। क्लियर होगी बात। तो आपने कल जो घर से काम करना है वो एक एग्जांपल नंबर 1 और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है वो निकालें। एक प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 33 आपने करना है लाजमी। क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 30 और 31 भी कर लें। 4 टोटल आपने कल क्वेश्चन करने हैं। एक एग्जांपल नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 34, सॉरी 33 है शायद, 33। ये 4 क्वेश्चन आपने कल करके आने हैं। एसेट की कॉस्ट फाइंड करके आनी है। तो एसेट की कॉस्ट का मामला हमारा कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम फर्दर पढ़ेंगे। यानी IAS 16 का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। टोटल 5 पार्ट है, टोटल 5 पार्ट हैं जिसमें एक पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। और बाकी हम इंशाल्लाह जो बाकी के पार्ट्स होंगे वो मैं बाद में, यानी 4 पार्ट्स रह गए IAS 16 के, वो कल से शुरू करेंगे दूसरा। ठीक है। और अब आपने, मैं अभी आपको एक असाइनमेंट भेजता हूं और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी 11:30 बजे ही होगी। ठीक है जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज।